हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और अनुसूचियों के संबंध में 2-3 प्रश्न वो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए समझते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। सबसे पहले अनुसूची क्या है। तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। तो उन सभी नियमों और कानूनों को अनुच्छेद के रूप में रखा गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कुछ अनुच्छेद ऐसे मिलेंगे जिनमें कुछ विशेष बातें हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो उन्हीं विशेष बातों को एक अलग से सूची में जगह दिया गया है, यानी कि एक लिस्ट में लिख दिया गया है। तो उसे ही हम अनुसूची कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनुसूची समझ में आया होगा। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को पारित किया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित किया गया। उस समय देश को चलाने के लिए जितने भी नियम और कानून बनाए गए थे, उन सभी नियमों कानूनों को 395 अनुच्छेदों में 22 भागों में बांटकर और 8 अनुसूचियों में समेट लिया गया। तो 395 अनुच्छेद थे। बाईस भाग और 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 12 अनुसूचियों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अनुसूचियों की संख्या को क्यों बढ़ाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि देश की शासन व्यवस्था को मजबूत और सशक्त करने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इन अनुसूचियों को समय अनुसार यानी परिस्थितियों के अनुसार जोड़ा गया, यानी कि इसे शामिल किया गया। अगर आप 10वीं अनुसूची देखें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसका संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए था। तो इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन आते हैं पहले अनुसूची की ओर। समझते हैं पहली अनुसूची को। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम और सीमाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत के राज्यों, भारत के राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के नाम और सीमाओं का उल्लेख है। सीमाओं का उल्लेख किया गया है। और आपको पता होगा कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के अगर नाम आपको जानने होंगे तो वो कहाँ मिलेगा, तो प्रथम अनुसूची में मिलेगा। अगर यहाँ से एक प्रश्न बने कि देश की संसद के द्वारा अगर नए राज्यों का गठन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, तो प्रथम अनुसूची में बदलाव लाने होंगे। आते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने वाले विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। और तीसरी अनुसूची में यहाँ पर इन्हीं पदाधिकारियों के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने वाले पदाधिकारियों के शपथों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर शपथ का उल्लेख किया गया है। अब आप इन तीनों को कैसे याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि आपको एक विदेशी कंपनी में जॉब करना है और आप आवेदन देते हैं। अगर आपको नौकरी मिल जाता है तो सबसे पहले आप देखिएगा कि किस देश में आपको जॉब लगा है।
क्योंकि विदेशी कंपनियों की जो शाखाएं होती है वो बहुत सारे देशों में होती है। तो सबसे पहले एक नंबर में क्या देखिएगा, किस देश में, तो एक नंबर में क्या है, भारत में। और दूसरे में क्या देखिएगा, तो कितना वेतन है, क्योंकि वेतन के आधार पर ही आप तय कीजिएगा कि नौकरी होगा या नहीं होगा, ये नौकरी कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। तो दूसरे में क्या देखिएगा, तो वेतन देखिएगा, वेतन कितना है। और तीसरे में आप सहमति दीजिएगा या सहमति नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर सहमति की जगह पर क्या है, शपथ का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों, दूसरे में वेतन, भत्ते और पेंशन, और तीसरे अनुसूची में शपथों का उल्लेख किया गया है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर 3 शब्द और यहाँ पर भी 3 शब्द हैं। इससे भी आप इसे जोड़ करके याद कर सकते हैं। और यहाँ पर है दूसरी और 2 नंबर का होता है पैसा, तो इसे भी आप इसे जोड़ कर याद कर सकते हैं। तो प्रथम में भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों का उल्लेख, दूसरी में वेतन, भत्ते और पेंशन, और तीसरे अनुसूची में शपथों का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं चौथी अनुसूची की ओर। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो चौथी अनुसूची में क्या है, तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के दो सदन है। एक है लोकसभा, जिसे निम्न सदन, और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और एक होता है राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है। और इसकी जो स्थिति है ये अस्थायी है, और ये इसकी कार्यावधि 5 वर्षों का है। तो यहाँ पर जो चर्चा है वो राज्यसभा का है। तो प्रत्येक राज्यों के विधानमंडलों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जहाँ पर विधानमंडल है, खास करके दिल्ली और पुदुचेरी में विधानमंडल है, और वहाँ से भी सदस्य जो हैं वो चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो वो अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार होते हैं, यानी कि अलग अलग कला के अलग अलग क्षेत्रों के वो महारथी होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य। और प्रत्येक राज्यों के विधानमंडलों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जहां पर विधानमंडल है वहां से सदस्य चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो चौथी अनुसूची में मिलेगा। अब आते हैं हम 5वीं अनुसूची की ओर। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो भारत में सभी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो 5वीं अनुसूची में मिलेगा। यहाँ पर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो भारत के सभी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो हमें 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। और वहीं पर 6वीं अनुसूची में 6वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के जितने भी क्षेत्र हैं, खास करके इसमें 4 क्षेत्र आते हैं। तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो इसमें खास करके पूर्वोत्तर के 4 राज्य शामिल होते हैं।
तो यहाँ पर पूर्वोत्तर के 4 राज्य खासकर के इसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो 6वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। अब आते हैं 7वीं अनुसूची की ओर। 7वीं अनुसूची की ओर 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर 2 शक्तियाँ हैं, एक है केंद्र और एक है राज्य, तो उनके अलग अलग विषय क्षेत्र होंगे, उनके कार्य क्षेत्र होंगे और वहीं पर उनकी शक्तियाँ भी होंगी अपने विषय क्षेत्रों को लेकर के। तो यहाँ पर खास करके 3 सूचियाँ हैं। एक है संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची के जो विषय थे वो 97 था और वर्तमान में विषयों की जो संख्या है वो 100 हो चुकी है। राज्य सूची के विषय जो थे वो शुरुआत में, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे और वर्तमान में विषयों की जो संख्या है वो 61 हो चुका है। और समवर्ती सूची के विषय, शुरुआत में इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या को बढ़ाया गया है और वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में हो गए हैं। अब इन आंकड़ों को लेकर के कभी कभी भ्रम बना रहता है कि संघ सूची के विषय ज़्यादा हैं कि राज्य सूची के विषय ज़्यादा हैं। अब इसे कैसे याद रखिएगा? तो अगर केंद्र और राज्यों के बीच में तुलना करें तो यहाँ पर केंद्र जो है वो बड़ा भाई है और राज्य छोटा भाई। तो बड़ा भाई होने के नाते बड़े भाई पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होता है। तो कितना है? 100 जिम्मेदारियाँ हैं। और राज्य सूची के विषय जो थे, जो कि ये छोटा भाई है, तो छोटे भाई के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ाई नहीं जाती है बल्कि घटाई जाती है। तो कितना घटा दिया गया है? 5 विषय घटा दिया गया है और यहाँ पर इसे जोड़ दिया गया है। तो बहुत आसान है, संघ सूची के विषय वर्तमान में कितना है? 100 है और राज्य सूची के विषय कितना है? तो 61 विषय जो है वो राज्य सूची में है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख किया गया है और इसमें खास करके 3 सूचियाँ हैं। तो कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आते हैं हम 8वीं अनुसूची की ओर। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं। आठवीं अनुसूची में भारत के आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है और वर्तमान में भाषाओं की जो संख्या है उसकी संख्या 22 है। इसमें क्या है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं
जिसकी संख्या वर्तमान में 22 है। लेकिन मूल संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाकी भाषाओं को संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया है। तो कब कब किया गया और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन। कौन सी भाषा जोड़ा गया, कब किया गया, इसे किया गया 1967 में और सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। फिर आते हैं एक और संशोधन होता है 71वां संशोधन 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर एक और संशोधन किया गया 92, कब किया गया, तो 2003 में और यहाँ से 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो यहाँ से 4 भाषाएं, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, कुल मिलाकर के 8 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई है और वर्तमान में भाषाओं की जो संख्या है वो 22 हो चुकी है। आते हैं 9वीं अनुसूची की ओर। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार प्रावधान किया गया है। तो भूमि सुधार क्या है, इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों के समय में जमींदारी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि जमींदार जो थे वो किसानों से राजस्व यानी कि कर का संग्रह करते थे और कभी कभी ये जमींदार मनमाने ढंग से ये कर का वसूली करते थे और जब किसान निश्चित समय पर जब लगान की राशि अदा नहीं कर पाते थे तब ये जमींदार जो थे उनकी ज़मीन छीन लिया करते थे और इस प्रकार जमींदारों के पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन हो गया था। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय जमींदारी व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया गया और बड़े बड़े जमींदारों से भूमि को लेकर के भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए ये व्यवस्थाएं लाई गई। तो कब लाया गया, संशोधन के माध्यम से। पहला संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में। इसमें भूमि सुधार व्यवस्थाएं हैं। आते हैं 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर दल बदल क्या है, कब किया गया, तो संशोधन के माध्यम से किया गया। तो कब किया गया, तो यहाँ पर 52वां संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून का प्रावधान किया गया, यानी दल बदल संबंधी व्यवस्थाएं की गई। तो दल बदल क्या है, तो क्या था कि 1985 से पहले जितने भी सांसद और विधायक थे वो किसी एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते थे और चुनाव में जीतने के बाद वो विपक्ष की पार्टियों में जाकर के मिल जाया करते थे। वो मिलते इसलिए थे क्योंकि उन्हें मिठाई का डब्बा मिलता था। तो जब सरकार बनाने की बारी आती थी तो ये विपक्ष की पार्टियों में जाकर के मिल जाया करते थे।
अगर यही व्यवस्था लंबे समय से कायम रहे तो कभी भी देश में अस्थायी सरकार आ ही नहीं सकता है। इसलिए ये व्यवस्था किया गया कि अगर आपको पार्टी छोड़ना ही है तो चुनाव से पहले छोड़ें, न कि चुनाव जीतने के बाद। इसीलिए दल बदल संबंधी कानून का जो प्रावधान है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। आते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। कब लाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था और इसे 1992 में लाया गया। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था यानी ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को कायम करने के लिए, लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया और इसे ग्रामीण विकास का जो जिम्मेदारियां हैं वो पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया और उसके लिए 29 विषय क्षेत्र प्रदान किए गए। तो कितना विषय क्षेत्र दिया गया? तो 29 विषय क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया। तो इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ग्रामीण विकास की है। आते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसमें है नगर पालिकाएं। इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए इसमें नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है और उसके लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। लेकिन कब इसे जोड़ा गया? तो इसे 74वां संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1992 में, यानी 1992 में जोड़ा गया और इसे 18 विषय क्षेत्र प्रदान किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है सबसे पहले देश में राजस्थान के नागौर जिला में शुरुआत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यह है 12 अनुसूचियाँ। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में नगर पालिकाएँ। तो बहुत आसान है। तो आज की इस वीडियो में हमने अनुसूचियों को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।